लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जितना मजबूत होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब हमने सबको ताकीद कर दी है कि पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं है। पार्टी के हक में जो काम करेगा वो रहेगा, टिकेगा। जो पार्टी के हक में काम नहीं करेगा उसको हम खुदा खुदा कर देंगे। क्योंकि मैं भी एक लिमिटेड है। देखिए असद साहब मुझे अगर बोलेंगे कि नहीं इम्तियाज़ जलील तुमने ठिकाने नहीं लेके रखे है कि औरंगाबाद से एमपी तुम ही है तो 10 साल के लिए रहेंगे, तुम काम करेंगे तो मैं तुमको टिकट दूंगा, अगर काम नहीं करेंगे तो इम्तियाज़ जलील का भी नंबर कटेगा। तो ये बात है। तो तमाम जितने भी इसे मुंबई के ही हैं, तो महाराष्ट्र के जितने भी ओहदे के ऊपर बैठे हुए लोग, जैसे ओहदा लेके अगर बैठे हुए होंगे उसमें, तो अब आपकी गिनती उल्टी शुरू हो जाएगी अगर आप काम ना करें। जो मेरा मज़हब सिखाता है मैंने वही काम किया। जो इस्लाम के अंदर हमें सीख दी गई है कि आप अलग अलग मज़हबों का इज़्ज़त एहतराम करिएगा, उनकी इबादत गाहों का एहतराम करिएगा, मैंने वही काम किया। तो मेरी तरफ से एक इस शहर का नागरिक होने की हैसियत से मैंने वहाँ पर जाकर मेरे शहर में अमन बरकरार रहे, शांति बरकरार रहे। क्योंकि इस मुल्क की खूबसूरती है कि एक ही महीने के अंदर रमज़ान भी आता है, उसी महीने में रामनवमी भी आती है। मैं अकेला वाहिद वो शख्स हूँ, मेरी पार्टी अकेली वो पार्टी है जो शुरुआत के दिन से ही, जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद से हम ये कह रहे हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय एक इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन महाराष्ट्र अध्यक्ष औरंगाबाद यानी संभाजी नगर के सांसद इम्तियाज जलील साहब, इनको आज किसी पहचान की जरूरत नहीं। ये खुद ही अपने आप में एक ब्रांड हैं और कई बड़ी जिम्मेदारियों के साथ अपनी पार्टी MIM को गति देने में कामयाब रहे और साथ ही कंट्रोवर्सी और इम्तियाज जलील जी का चोली दामन का साथ रहा है। चाहे वो मुंबई का दौरा हो, विधानसभा के अंदर का भाषण हो या अब लोकसभा का हंगामा या उनके बेबाक बयान, हर बार चर्चा में रहने वाले संभाजी नगर औरंगाबाद के MP इम्तियाज जलील साहब 2014 में विधानसभा, 2019 में लोकसभा में पहुंचकर विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। हाल ही में एक बार फिर चर्चा का विषय बने इम्तियाज जलील जी, जब संभाजी नगर औरंगाबाद किरदापुरा में रामनवमी के दौरान जो घटना घटी, उस वक्त वो मंदिर में दिखाई दिए थे और लोगों को बता भी रहे थे कि अफवाह पर ध्यान न दें। क्या कुछ कहा हमसे, तो एक खास मुलाकात इम्तियाज जलील जी की जाफर उस्मान शेख के साथ है। मैं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज से। आज हमारे साथ है ऐसी शख्सियत है जिनको लोग को बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है और क्या है। वो अपने आप में खुद एक ब्रांड है और MIM के स्पोक पर्सन है और महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी है, प्रेसिडेंट है। तो बहुत बहुत स्वागत है इम्तियाज जलील साहब हमारे अखबार न्यूज में आपका, और बहुत शुक्रगुजार है आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया अखबार न्यूज के लिए। कि रमजान का मुबारक महीना है और कुछ दिन पहले किरारपुरा के अंदर जो रमजान के महीने में मसला हुआ था, हमने आपको देखा कि आप मंदिर के अंदर 2 से 3 घंटे खड़े रहे और साथ ही साथ आपने ये थोड़ी देर में एक मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए हम मंदिर के अंदर हैं और मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं है। एक सवाल रहा कि 13 पुलिस की गाड़ियां जल गई, एक की मौत हो गई, आपने मांग भी की है केंद्र सरकार से, ये कैसे हो सका? देखिए अभी फिलहाल तो ये है कि वो एक हम भयानक सपना कहिएगा, एक डरावना ख्वाब समझ के हम उसे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हुआ था बहुत ही निंदनीय था, हम कहीं पर भी उसकी तायीद नहीं करते हैं। और दूसरा, मैंने जो काम किया है, जो मेरा मज़हब सिखाता है मैंने वही काम किया है। जो इस्लाम के अंदर हमें सीख दी गई है कि आप अलग अलग मज़हबों का इज़्ज़त एहतराम करिएगा, उनकी इबादत गाहों का एहतराम करिएगा, मैंने वही काम किया है। तो मेरी तरफ से एक इस शहर का नागरिक होने की हैसियत से मैंने वहाँ पर जाकर मेरे शहर में अमन बरकरार रहे, शांति बरकरार रहे। क्योंकि ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि
एक ही महीने के अंदर रमज़ान भी आता है, उसी महीने में रामनवमी भी आती है, उसमें उसी महीने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आती है, जैन लोगों की महावीर जयंती आती है, तो क्रिश्चियन लोगों का गुड फ्राइडे आता है। तो इतने सारे त्यौहार एक साथ मिलकर आते हैं और हमारी परंपरा रही है कि हम सब साथ में मिलकर मनाते आए हैं। कुछ लोग इसको ख़राब करना चाहते हैं, माहौल ख़राब करना चाहते हैं, तो उनसे हैंडल किए हैं। ये बिल्कुल आपने कहा कि माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन ये माहौल कहीं ना कहीं जो है अपोजिशन का इल्जाम है जो आपके अगेंस्ट में है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी और एमआईएम मिलके कर रही है, लेकिन ये पार्ट और आपने खुद केंद्र सरकार यानी मोदी जी को और यहाँ के एकनाथ शिंदे जी को जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है देश के, राज्य के माफी उनको आपने चिट्ठी लिखी है और कहा कि इसकी जांच उच्च न्यायालय के जो जज है उनसे किया जाए। मैं अकेला वाहिद वो शख्स हूँ, मेरी पार्टी अकेली वो पार्टी है जो शुरुआत के दिन से ही, जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद से हम ये कह रहे हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय एक इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। और वो लोग जो महज टीवी के सामने बैठकर यूट्यूब के चैनलों के ऊपर इंटरव्यू देकर मुझ पर इल्ज़ाम कर रहे हैं, तो वो कुछ छुपाना चाहते हैं, कुछ दबाना चाहते हैं, कुछ सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहते हैं, इसीलिए वो खामोश बैठे हुए हैं। वरना उन्होंने ये कहना चाहिए कि नहीं, इम्तियाज़ जलील जो मांग कर रहा है रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के, उनसे नहीं, उससे बड़े जो रनिंग हाई कोर्ट के जज हैं उनसे करवाई जाए करके उसमें। लेकिन जब आप खामोश बैठे हैं और मैं चिल्ला रहा हूँ कि नहीं इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, तो अब जनता खुद समझ रही है कि नहीं भैया, ये बंदा तो सच्चाई सामने लाना चाह रहा है और जो हमको बहका रहे हैं वो कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। पुलिस आयुक्त जो है औरंगाबाद के, संभाजी नगर के, 13 गाड़ियां भरकर आई। लोग कितने थे? 15 पुलिस वाले थे और बहुत सारे नौजवान लड़के थे जो आपे से बाहर थे। तो मेरा यही सवाल मैं पहले से ही वो कर रहा हूँ कि पुलिस की गाड़ियाँ भर भर के जो लाए थे, तो वो खाली गाड़ियाँ लेके आए थे या उसमें पुलिस बैठ कर आई थी? अगर पुलिस बैठ कर आई थी तो वो क्या कर रही थी, कहाँ थी, मुझे आप सीसीटीवी के अंदर बता दें करके उसमें। लेकिन अभी तक वो बता नहीं पाए हैं, क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। आप अंदर थे मंदिर के अंदर, फिर आपने वो देखा नहीं कि पुलिस वाले थे या नहीं? मंदिर के अंदर तो मेरे साथ में तकरीबन 15 पुलिस वाले थे और वही 15 पुलिस वालों की जिम्मेदारी थी कि राम मंदिर की भी हिफाजत करना और बाहर से जो मॉब था, जो तोड़फोड़ कर रहा था, गाड़ियां जला रहा था, उनके ऊपर भी कंट्रोल करने का है। तो मेरा ये कहना है कि क्या औरंगाबाद शहर के अंदर से 15 ही पुलिस वाले थे? बड़े अधिकारी कहाँ पे थे? पूरे PIs कहाँ पे थे? पूरे कांस्टेबल्स कहाँ पे थे? SRP को अगर बुलाया गया था तो वो कहाँ थी? 3 घंटे क्या हो रहा था ये सीसीटीवी में बता दें हमको। पुलिस वाला कहना था कि हमने टाइम पे उसको कंट्रोल कर दिया जो हुआ था। ठीक है, ये तो आपने कहा कि ये बात अभी हो गई, एक बुरा वक्त था, बुरा काला दिन था, वो चला गया। लोग अपने अभी भी जानकारी ली, माहौल जानने की कोशिश की, लोगों से, जो लोग होते हैं, रिक्शे वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, जो आम जनता है, उनसे हमने जानने की कोशिश। उन्होंने कहा कि नहीं, औरंगाबाद संभाजी नगर के जो लोग हैं वो रोज कुआं खोद के पेट भरना चाहते हैं, उन्हें इस चीजों से लेना देना नहीं है। 80% लोगों का यह कहना है। और हमने ये भी जाना कि क्या वाकई में जो 25 साल का कार्यकाल था और अब जो 4 साल का कार्यकाल है उसमें कितना फर्क है, तो लोगों ने कहा कि नहीं, फर्क तो है। तो इस बारे में क्या कहेंगे, डेवलपमेंट के बारे में? इससे रिलेटेड मेरा सवाल है। देखिए, दंगे फसाद, तोड़ फोड़, मारा मारी, ये किसी के भी फायदे के लिए नहीं होती है, ये राजनीति के लिए कराई जाते, ये सभी लोग जानते हैं। और यकीनन बिल्कुल सही बात है, आप 80% बोल रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि 98% लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। वो अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेजना चाहते हैं, वो अपना कारोबार ईमानदारी से करना चाहते हैं। 2% लोग जो है वो आपको हर समाज के अंदर मिलेंगे, और वो मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, दलितों में भी है, हर समाज के अंदर ये 2% लोग मिलेंगे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। वो बस बैठे बैठे अपना सोशल मीडिया के ऊपर अपनी दुकानें चलाते रहते हैं, बाकी दंगा फसाद करना है तो सबसे आगे रहते हैं, तोड़फोड़ करना है तो सबसे आगे रहते हैं। इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। क्या वाकई में एक नया माहौल बनाया जा रहा है कि ध्रुवीकरण का, पोलराइजेशन का माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया और आपने एक बात रखी थी, हमने वो सुना कि सदन में बोलने दिया नहीं जाता, आपको 3 मिनट मिलते हैं,
लेकिन आप वो समझ गए कि 3 मिनट में बोलना कैसे है। देखिए 48 दिन का ये सेशन होता है, बजट पेश करने के बाद जो ये सेशन होता है वो 48 दिन का, और उस 48 दिन के सेशन के अंदर बहुत गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा होती है। एक-एक मिनिस्ट्री की जो डिमांड्स होती है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, माइनॉरिटीज़ हो, सोशल वेलफेयर हो, ये हर स्कीम के ऊपर है तो बाज़ाब्ता इसके ऊपर पूरे मेंबर्स चर्चा करते हैं, डिमांड करते हैं कि नहीं बजट के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाए, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं ये क्यों इंक्लूड करना चाहिए करके। और उसके बाद है तो वो बिल पास होता है, जिसको फाइनेंस बिल कहते हैं। लेकिन ये पिछले मेरे हिसाब से 70-75 सालों के अंदर पहली मर्तबा हुआ है कि एक भी दिन सरकार के सांसदों ने काम नहीं करने दिया। यानी कि बुलाए हमको कि पार्लियामेंट सेशन है और वहाँ पे जाते ही रोज़ है तो हंगामा करके किसी तरह से पार्लियामेंट को कैसे बंद कर दिया जाए करके इसकी कोशिश होती रही। हमने इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे लेकर गए थे कि इस बार है तो हम हमारे किसानों के बारे में जो आत्महत्या हो रही है, किसानों को जो पानी के समस्या हुई, पानी से जो उनके फसल का जो नुकसान हुआ है, जो एजुकेशन का मामला है, जो बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है, इन सब मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे करके इसमें। लेकिन सदन चलने ही नहीं दिए। सदन के विपक्ष ने जो है कई विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, देश में हालात बिगड़ रहे हैं और विपक्ष अलग हो रहा है। क्या आप विपक्ष के साथ हैं, उनके साथ हैं, या फिर अब अपना अलग से ही एमआईएम चलेगी? देखिए मुद्दों के हिसाब से हम रहना चाहेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि भाजपा की नीतियाँ और कांग्रेस की नीतियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक सामने से वार करता है, एक पीछे से वार करता है। तो हम अगर कुछ पॉलिसी ऐसे रहे, कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं तो हम वो डिसीजन वाइज है तो हम उनके साथ जोड़ना चाहेंगे इसमें, क्योंकि हमारे लिए तो लड़ने वाला कोई भी नहीं है। आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं इसमें वोटिंग के टाइम के ऊपर तमाम है तो आ जाते हैं, रमज़ान आया है तो पूरे इफ्तारी करने के लिए तो टोपियाँ पहन के पहुँच जाते हैं इसमें। लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर आफत आती है तब उस वक्त कोई बात करने के लिए तैयार नहीं रहता है। संभाजी नगर औरंगाबाद के अंदर सभा हुई है, 2 सभा हुई। आपने कहा कि इस बार आपका नाम नहीं लिया गया। शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत इफ्तार पार्टी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, इफ्तार पार्टियों में आ रहे हैं, तो क्या कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा, कहीं एमआईएम हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर विपक्ष के साथ, महाविकास आघाड़ी के साथ? देखिए हमने तो ये ऑफर कांग्रेस और एनसीपी को दिया था। ये बार बार तुम जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो मैंने तो उनको खुला कहा था कि चलिए हम आने के लिए तैयार है आपके साथ, आप पहल तो करिएगा, उसमें आपकी बड़ी पार्टी है, आप हमें दावत तो दीजिएगा, उसमें बुलाइए तो सही है, सही करके उसमें। लेकिन उनको भी मालूम है कि वो हमको लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों की लीडरशिप या मुसलमानों की क़यादत नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि हम जब आए तो मुसलमानों ने हमारे लिए कुर्सियाँ बिछाना चाहिए, हमारे लिए शतरंजियाँ बिछा के उठाना चाहिए करके। हम जब बैठेंगे पहले रो के अंदर तो चौथी रो के अंदर है तो हम मुसलमान को एक दाढ़ी वाले टोपी वाले को है तो बिठाएंगे चौथी। तो मैं बोला नहीं, अब हम भी तुम्हारे कंधे से कंधा लगा कर बैठेंगे, हम भी तुम्हारे साथ है तो बाजू में बैठेंगे करके। गए वो दिन जब तुम हमको नीचे बिठाते थे या पीछे बिठाते थे, अब हम तुम्हारे साथ बैठेंगे। तो मैं एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे, काफी वक्त आपका ले चुके हैं। आने वाले दिनों में महानगर पालिका मुंबई के इलेक्शन भी होने हैं या हो नहीं रहे, दूर दूर तक तो पता नहीं है। आपके 2 नगर सेवक हैं, जिनमें से अभी एक गुलनाज सालिम कुरैशी, जिनको नवाजा गया बेहतरीन काम के लिए, हमने वो दिखाया था। आप महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट होने के नाते क्या मुंबई महानगर पालिका में किस तरह के आने वाले दिनों में आपका प्लान रहेगा? देखिए हम फोकस करने वाले हैं, क्योंकि मुंबई की आवाम जो है वो मजलिस से मोहब्बत करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जितना मजबूत होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब हमने सबको ताकीद कर दिए है उसके अंदर कि पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं है। पार्टी के हक़ में जो काम करेगा वो रहेगा, टिकेगा, जो पार्टी के हक़ में काम नहीं करेगा उसको हम खुदाफिज कर डालेंगे उसमें, क्योंकि मैं भी एक लिमिट है। देखिए असद साहब मुझे अगर बोलेंगे कि नहीं इम्तियाज़ जलील तुमने ठेका नहीं लेके रखे है कि औरंगाबाद से एमपी तुम ही है तो 10 साल के लिए रहेंगे करके, तुम काम करेंगे तो मैं तुमको टिकट दूंगा, अगर काम नहीं करेंगे तो इम्तियाज़ जलील का भी नंबर कटेगा उसमें। तो ये बात है तो तमाम जितने भी, इसे मुंबई की नहीं है, मैं महाराष्ट्र के जितने भी
ओहदे के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, सिर्फ ओहदा लेके अगर बैठे हुए होंगे उसमें, तो अब आपकी गिनती उल्टी शुरू हो जाएगी अगर आप काम नहीं करेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज जलील साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इनका कहना है कि जो काम करेगा वही पार्टी में रहेगा। सबको अल्टीमेट दिया गया मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन के लिए और सारी बातें बेबाकी से अखबार न्यूज के माध्यम से बताई और किस तरह का माहौल रहा पिछले दिनों औरंगाबाद का उस बारे में बताया और हमने खुद लोगों से जाना कि क्या है माहौल औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर का। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, अखबार। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जितना मजबूत होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब हमने सबको ताकीद कर दी है कि पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं है। पार्टी के हक में जो काम करेगा वो रहेगा, टिकेगा। जो पार्टी के हक में काम नहीं करेगा उसको हम खुदा करवाएंगे। क्योंकि मैं भी एक लिमिट, देखिए असद साहब मुझे अगर बोलेंगे कि नहीं इम्तियाज जलील तुमने ठिका नहीं लेके रखे है कि औरंगाबाद से एमपी तुम ही है तो 10 साल के लिए रहेंगे, तुम काम करेंगे तो मैं तुमको टिकट दूंगा, अगर काम नहीं करेंगे तो इम्तियाज जलील का भी नंबर कट जाएगा। तो ये बात है। तो तमाम जितने भी इसे मुंबई के ही हैं, महाराष्ट्र के जितने भी ओहदे के ऊपर बैठे हुए लोग, ओहदा लेके अगर बैठे हुए होंगे उसमें, तो अब आपकी गिनती उल्टी शुरू हो जाएगी अगर आप काम करेंगे। जो मेरा मजहब सिखाता है मैंने वही काम किया। जो इस्लाम के अंदर हमें सीख दी गई है कि आप अलग अलग मजहबों का इज्जत एहतराम करिएगा, इबादत गाहों का एहतराम करिएगा, मैंने वही काम किया। तो मेरी तरफ से एक इस शहर का नागरिक होने की हैसियत से मैंने वहाँ पर जाकर मेरे शहर में अमन बरकरार रहे, शांति बरकरार रहे। क्योंकि इस मुल्क की खूबसूरती है कि एक ही महीने के अंदर रमज़ान भी आता है, उस महीने में रामनवमी भी आती है। मैं अकेला वाहिद वो शख्स हूँ, मेरी पार्टी अकेली वो पार्टी है जो शुरुआत के दिन से ही, जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद से हम ये कह रहे हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय एक इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहता हूँ।